हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉपर से रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और शुरुआत करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कोशिकांग रहेगा। अभी कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे थोड़े से आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, ठीक है। तो अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो क्लास रहेगी आपकी वो रेगुलर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछली जो क्लास था उसमें साइटोप्लाज्म पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आज का जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा कोशिकांग सारे के सारे, जिसमें से मेन पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं अंतःप्रतवी जालिका, और अगला वाला जो रहेगा राइबोसोम। ये पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग समझ लें कि अगर बात किया जाए कि जीव की बात करें तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक एक कोशिकीय हो जाएंगे और एक रहेगा जो कहलाएगा बहुकोशिकीय जीव रहेगा, यूनिसेलुलर बोलते हैं इसको। और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें जो रहेगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे रहेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय की बात करेंगे तो यहाँ पर जीव जंतु आएगा और साथ में आएगा पेड़ पौधे, ठीक है। जीव जंतु और साथ में क्या रहेगा, पेड़ पौधे। अब यहां पर ध्यान दो, जीव जंतु की बात किया जाए तो जीव जंतु में जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं जंतु कोशिका। जंतुओं में जो कोशिका रहेगी जंतु कोशिका कहलाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कि पेड़ पौधों में जो कोशिका रहेगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पादप कोशिका, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और पर्टिकुलर जंतु कोशिका। और पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या क्या चीजें मेनली डिफरेंस होता है वो हमको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, अगर मैंने यहां पर इस तरीके से आकृति बनाई एकदम गोल, और एक आकृति इस तरीके से बनाई जिसका जो आकार रहेगा आयताकार रहेगा, तो पहला जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि बताइए जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है। तो जंतु कोशिका का आकार होता है गोलाकार, और पादप कोशिका का जो आकार रहेगा वो क्या रहेगा, आयताकार। ये जो रहेगा आपका एनिमल सेल रहेगा, और ये जो रहेगा ये कहलाएगा प्लांट सेल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दो, यहां पर आपको पर्टिकुलर ये चीज पढ़ना है कि कौन से कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में है और कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में है, ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर एक एक को पढ़ना तो है ही है, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा पहले क्लासिफाई कर दूं मैं कि जंतु कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो केवल जंतुओं में, मतलब हमारे अंदर है, वो पौधों में नहीं है। तो यहां पर ध्यान दो, पहले ये वाला पॉइंट याद कर लो कि पेड़ पौधों में से कौन सा कोशिकांग रहेगा जो केवल और केवल पेड़ पौधों में रहेगा। तो हमको ये पता होगा कि कोशिका के बाहर जो बाहर का आवरण रहेगा वो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसे बोलेंगे इंग्लिश में सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका में होता है। इसके बाद में यहां पर इस तरीके से रचनाएं होती है जिसे हम बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका इंग्लिश में बोलेंगे वैक्यूलस, VACCULOS, ठीक है, वैक्यूलस। इसके बाद में यहां पर छोटे छोटे आकृति रहेगी जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसको बोलते हैं लवक, जैसे हरित लवक सुना होगा आपने, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये केवल और केवल किसमें रहेगा, पादप कोशिका में रहेगा। एक बार फिर से रिलेट करवा दूं मैं आपको, ठीक है। पहला तो रहेगा कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में, दूसरा रिक्तिका रहेगा, और तीसरा रहेगा लवक। ये सारे के सारे जो कोशिकांग हैं तीनों, ये केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ये आपको पहले से थोड़ा बहुत जानकारी होगी शायद, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि जंतु कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो केवल और केवल जंतु कोशिका में है, तो यहां पर जो रहेगा एक रहेगा, यहां अगर बात किया जाए एक रचना रहती है सितारे नुमा जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और यहां पर एक होता है थैलीनुमा रश्मि जिसे बोलते हैं हम लाइसोसोम।
दो कोशिकांग हैं जो केवल और केवल जंतु कोशिका में होते हैं, एक लाइसोसोम होता है और एक रहेगा सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और ऐड करना है हमको, यहाँ पे ध्यान दो। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के जो कोशिकांग अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम। अब हम लोगों ने ये बनाया जंतु कोशिका, ठीक है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर थोड़े थोड़े कोशिका में बना दूं, यहाँ पर रहेगा केंद्रक रहेगा बीच में, इसके बाद में यहाँ पर एक रचना इस तरीके से रहेगी, पूरी इस तरीके से रचना रहेगी जो पूरे सेल में बनी रहेगी। इस तरीके से इधर भी है, इधर भी पूरी इस तरीके से बनी रहेगी। ये जो रहेगा जंतु कोशिका, और ये जंतु कोशिका का बाहर आवरण जो कहलाएगा कोशिका झिल्ली कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में ध्यान दो, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हड्डियां होती है जो क्या करती है, हमारे शरीर को बनाए रखती है। ठीक है, हड्डियां हमारे शरीर को बनाए रखती है। उसी प्रकार से अगर कोई कोशिका रहेगी तो कोशिका में इस प्रकार की जो रचना होती है इसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मानव शरीर में जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर जो रहेगा एक अस्थि पंजर होता है, इसे हम बोलेंगे एक लाइन में, शॉर्ट लाइन में, अस्थि पंजर, जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, जो कोशिका का आकार बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो अंतःप्रदवी जालिका है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है और यहाँ पे जुड़ी हुई है केंद्रक से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अंतःप्रदवी जालिका का काम क्या होता है। तो अंतःप्रदवी जालिका का काम होता है, यहाँ पर अगर कोई सा भोजन आया तो ये भोजन यहाँ से होता हुआ ये धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा केंद्रक में जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस में जाएगा। तो ये क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। तो हम बोलेंगे अंतःप्रदवी जालिका को एक तो अस्थि पंजर बोल दिया, और सेकेंड वाला जो पॉइंट रहेगा उसे बोलेंगे हम अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, यहां पे नाम लिख दो उसका, इनर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अंतःप्रदवी जालिका की बात करें तो एक आकार बनाने का काम करेगी, मतलब हमारा जो ढांचा है वो बना रहे एक सेल का, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम दे दिया अस्थिपंजर नाम दे दिया। और सेकंड वाला पॉइंट दे दिया कि यहाँ पर जो भोजन है बाहर वाला वो कहाँ तक पहुँच पाए, केंद्र तक चले जाए, इसीलिए इसका नाम दे दिया अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र। यहाँ पर ये जो रचना होती है अंतःप्रदवी जालिका, एक नलिका नुमा रचना दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एक नलिया बनी रहती है और नलियों में क्या रहेगा कि द्रव भरा होता है। अब ये दो द्रव भरा रहेगा, इसके माध्यम से कोई सा भी भोजन जो रहेगा वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से कहाँ तक पहुंच जाएगा, केंद्र तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया किसका, अंतःप्रदवी जालिका का। ठीक है, अब यहां पर जाते हैं थ्योरी पे। हमेशा मैं यही करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा महत्वपूर्ण कोशिकांग की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका द्रव में कई रचना पाई जाती है, जिनमें प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला नाम है अंतःप्रदवी जालिका, जिसे नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी। तो यहां पर खोज वाला जो वैज्ञानिक इनका नाम रहेगा फुलमैन, पोर्टर और क्लाउड। ठीक है, तीन नाम याद करना है हमको अभी के अभी। पहला जो नाम रहेगा फुलमैन, अगला जो नाम रहेगा पोर्टर, और दूसरा जो नाम रहेगा वो रहेगा क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों नाम को दोहराओ और फिर इसको वापस लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे।
ये जो रचना दिख रही है, ये दिख रही है अंतःप्रदवी जालिका। ये कैसी है? तो मैंने बोला ये जो इसका आकार है ये फूल जैसा आकार है। लिंक करना है आपको, इसका आकार कैसा है? फूल जैसा है। ठीक है, अगर हो या नहीं हो हमको तो रिलेट करने से मतलब है। ठीक है, फूल जैसा आकार है। दूसरा, ये कैसी है? ये बादल जैसी है। कैसी है? बादल जैसी है, मतलब क्लाउड जैसी है। ठीक है, तो हमको यहां से रिलेट करना 2 पॉइंट, एक फूल और एक क्लाउड। तो हम बोलेंगे अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसने करी? तो हम बोलेंगे अंतःप्रदवी जालिका की जो खोज करी है वो खोज करी है फूलमैन ने करी है, पोर्टर ने करी है, और किसने करी है? क्लाउड ने करी है। बायोलॉजी में आपको मैं बताऊंगा कि लगभग आपको 50 से 100 वैज्ञानिकों के नाम याद करना है। ठीक है, आपको सारे लिंक करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा वो। ठीक, तो हम बोलेंगे फूल जैसी आकृति, क्लाउड जैसी आकृति, और ये पोर्टर, इसको साथ में याद करना है आपको, जो खोज करता है किसके? अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अगला है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर पाए जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, हम पढ़ेंगे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकनी होती है, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे आकार की रचना होती है जिससे हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक जो रहेगा वो चिकनी रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं स्मूथ रहेगा, और दूसरी जो रहेगा वो रहेगा खुरदुरी रहेगा, इसको बोलते हैं रफ बोलेंगे। चिकनी पर राइबोसोम नहीं होते हैं और खुरदुरी पर राइबोसोम होते हैं। अब यहां पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में महीन झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। अंतःद्रवी जालिका में उपस्थित अनियमित नलिकाओं का घना जाल ट्यूबुलस कहलाता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो नलिका नुमा रचना, ट्यूबुलस टाइप रचना जो रहेगी, उसे हम नाम दे दिया हम लोगों ने ट्यूबुलस। ठीक है, इस जालिका को अंतःद्रव जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। अभी थोड़ी देर बताया, एक द्रव भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, जिससे क्या रहेगा? भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो स्लाइड है इसमें याद करने वाले पॉइंट मैं बता दूं आपको, इसमें बस मात्र याद करना आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम कि अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रचना रहेगी वो कैसे रहेगी। तो हम बोलेंगे फुलमैन, पोर्टर और क्लाउड, ये 3 वैज्ञानिकों के नाम हम लोगों ने याद किए। आगे बढ़ें, इसके बाद में देखें इसीलिए यह कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थों का संचार करती है, अर्थात यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। तो थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे फ्लूइड भरा रहेगा, इसीलिए क्या करेगा? पदार्थों का संचार करेगी, और अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का क्या करेगी? निर्माण करेगी। इनर सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इनर सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक है, यहां पर राइबोसोम होंगे इसीलिए इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर राइबोसोम नहीं है इसलिए बोल दिया इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ें। अब पर्टिकुलर हमको पढ़ना है राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या रहेगा? अंतःप्रदवी जालिका तो पढ़ लिया हम लोगों ने। राइबोसोम क्या करेगा वो देखो। सभी कोशिकांगों में सबसे छोटी का कोशिकांग जो रहेगा राइबोसोम होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कोशिकांग जो रहेगा इसका नाम रहेगा राइबोसोम। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पढ़ा। ये जो रहेगा सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग। ठीक है, तो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम रहेगा और सबसे जो बड़ा कोशिकांग रहेगा वो रहेगा अंतःप्रदवी जालिका। जिस प्रकार से नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी प्रकार से उसका आकार भी रहेगा। अब इसको एक पॉइंट और याद करना है इसके साथ में। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसको रिलेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट बताया है कि जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, बड़े मियाँ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और छोटे मियाँ मतलब सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, दोनों कहाँ रहेंगे? साथ साथ में रहेंगे। ठीक है, तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बोले तो राइबोसोम और बड़े मियाँ बोले तो अंतःप्रदवी जालिका।
ठीक है। आज ऐसा लग रहा है कि मतलब भारी भारी आवाज, बहुत भारी आवाज। आगे देखें तो राइबोसोम की खोज किसने करी, तो उधर था फुलमैन पोर्टर क्लाउड अंतःपृथ्वी जालिका में, इधर जो नाम रहेगा पेलाडे। ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। अपने खुद के रिश्तेदार भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये रिश्तेदार नहीं भूलना है, ठीक है। ये रिश्तेदार भूल गए तो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वाले आपको याद नहीं करेंगे, वो भूल जाएंगे आपको। तो पेलाडे की बात करें तो पेलाडे ने क्या किया, तो पेलाडे ने खोज करी राइबोसोम की, ठीक है। यह संरचना प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम जो रहेगा, या कुछ राइबोसोम गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, जिन्हें पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंतःपृथ्वी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, अगर कोशिका है तो यहाँ पर छोटे छोटे गुच्छों के रूप में राइबोसोम होते हैं, तो इसे हम बोल देंगे पॉलीराइबोसोम, या फिर इसे बोल देंगे हम पॉलीसोम। पॉली का मतलब होता है बहुत या बहु, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो हम बोलेंगे पॉली राइबोसोम, मतलब बहुत सारे राइबोसोम गुच्छे के रूप में होंगे। वैज्ञानिक का नाम पेलाडे, याद करना, सबसे छोटा कोशिकांग है। आगे बात करें, राइबोसोम की रचना इस प्रकार से कुछ रहती है, छोटी इकाई रहेगा, बड़ी इकाई रहेगा, साथ में रहेगा एमिनो एसिड। आगे देखें, राइबोसोम का कार्य क्या रहेगा, यह कोशिका के अस्थि पंजर का निर्माण करता है ताकि कोशिका को यांत्रिक सहारा मिल सके। ये राइबोसोम के कार्य नहीं है, ये काम रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम में यहाँ पर जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कोशिका के अस्थि पंजर का निर्माण करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी, यह वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है, यह केंद्रक आवरण का निर्माण करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से अगर रचना है, इसके अंदर यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पर अंतःपृथ्वी जालिका है, तो ये चारों ओर इस तरीके की रचना रहेगी, तो ये क्या करेगा, केंद्रक आवरण का निर्माण करेगा, ठीक है। पढ़ लो एक बार। आगे बढ़ें, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जब भी आएगा तो आपको याद करना है, राइबोसोम जो करेगा वो करेगा प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो जब भी राइबोसोम आएगा तो हमको याद करना है कि राइबोसोम करेगा प्रोटीन का संश्लेषण या फिर करेगा प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल हैं, अर्थात यही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री, निर्माण सक्रिय स्थल, इंजन ऑफ द सेल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस, उसी प्रकार से एक और नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, इंजन ऑफ द सेल। इंजन ऑफ द सेल, इंजन ऑफ द सेल किसका नाम है, तो इंजन ऑफ द सेल नाम रहेगा राइबोसोम का नाम रहेगा इंजन ऑफ द सेल, या प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री, ठीक है। तो ये दो नाम है, आपको याद करना, ठीक है। यदि किसी राइबोसोम कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका में नहीं होगा। मनुष्य की आरबीसी में राइबोसोम एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। तो हम लोगों ने बोला राइबोसोम जो नहीं रहेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और यहाँ पर मनुष्य की आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, काल्पल की बात करें, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो यहाँ पर राइबोसोम भी नहीं होगा। तो हमको याद करना है कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम नहीं होता है, तो हम बोलेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स की बात करें तो इसमें राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक रहेगा चिकनी, एक रहेगा खुरदुरी। चिकनी मतलब रहेगा स्मूथ की बात करें तो इसमें क्या है, देखो
इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। खुरदरी पर क्या बोलेंगे, राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या रहेगा, उत्तरदायी। चिकनी पर नहीं होंगे, स्मूथ पर नहीं होंगे, और जो खुरदरी रहेगा उस पर होंगे। आगे बात करें राइबोसोम के प्रकार की बात करें, ये पॉइंट अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल वाला पोर्शन है, ठीक है, पॉज करके देख सकते हो। अब इसके बाद में हम लोगों ने जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार पढ़े, 2 प्रकार हैं, उसी प्रकार से राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमको पढ़ना है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक रहेगा 80S राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के, एक 70S रहेगा और एक रहेगा 80S। एक रहेगा जंतु कोशिका में रहेगा, एक रहेगा पादप कोशिका में रहेगा। आपको याद करना है कि जो 80S है वो होता है जंतु कोशिका में, और जो 70S होता है वो होता है पादप कोशिका में, ठीक है। तो हमको रिलेट करना है इस प्रकार से कि जो ज्यादा वाला होता है 70 और 80 में, ज्यादा वाला कौन सा रहेगा, वो होता है 80S। जो ज्यादा वाला रहेगा वो हमारे अंदर है, जंतु कोशिका में रहेगा। दोनों में 70-80 हमको याद रहेगा, लेकिन हमको याद क्या करना है, हमको याद करना इस प्रकार से है कि जो 70 और 80 में जो ज्यादा वाला रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो हमारे अंदर रहेगा। और हम कौन सी कोशिका में आते हैं, हम आते हैं जंतु कोशिका में, ठीक है। तो पादप एवं जंतु कोशिका की बात करें, इसमें जो रहेगा 80, सॉरी 1 सेकेंड, 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया। आपको ये याद करना है यहां पर इस तरीके से कि जो 80S जो रहेगा वो रहेगा यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, और जो 70S रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको दोनों चीजें बता चुका हूं मैं, यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक सेल ऐसी होती है जिसमें सारे कोशिकांग होंगे, और एक सेल ऐसी होगी जिसमें कोई सा भी कोशिकांग नहीं होगा। जिसमें कोशिकांग होंगे यूकैरियोटिक कहलाएगी, जिसमें कोशिकांग नहीं होंगे या बोल सकते हैं अर्धविकसित होंगे, इसे बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम बोल सकते हैं कि पादप की बात करें या बात करें जंतु की, इसमें जो कोशिकांग रहेंगे पूरी तरीके से विकसित रहेंगे, हमारे अंदर जो कोशिकांग है वो सारे के सारे विकसित रहेंगे। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं यूकैरियोटिक की, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक आएगा या यूकैरियोटिक आएगा। तो मैंने पूछा यू मतलब तुम कौन से कोशिकांग में आएंगे, तो हम बोलेंगे यू आएगा यूकैरियोटिक में। कौन सी सेल में रहेगा, यूकैरियोटिक में। तो हम बोलेंगे यू मतलब तुम या मैं, किस में रहेगा, वो यू में रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने याद किया कि हमारे अंदर कौन सी सेल रहेगा, तो हमारे अंदर जो रहेगा यूकैरियोटिक सेल रहेगा, और इसमें जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा वाला रहेगा, 80S वाला रहेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, तो इसमें हो जाएगा 70S, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो 70S राइबोसोम किस में रहेगा, जीवाणु, और 80S किस में रहेगा, पादप में रहेगा, जंतु में रहेगा। यहां पर एक अपवाद है, 2 चीजें अपवाद रहेगा, एक्सेप्शन रहता है। अपवाद की बात करें तो अपवाद में क्या रहेगा, तो अपवाद में याद करना है कि एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक रहेगा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोफिल की बात करें, ये कोशिकांग पूरी तरीके से विकसित होते हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक में आएगा, लेकिन ये अपवाद है, इसीलिए इसमें कौन सा रहेगा, 70S राइबोसोम रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। आगे बढ़े, ये पॉइंट जो भी है थोड़ा सा और डिटेल वाले हैं, जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर हो गया वो हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा राइबोसोम वाला, अंतःप्रतिवी जालिका वाला। आगे वाला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, अगली जो क्लास रहेगी
वो रहेगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पे बेस रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे हम लोगों ने देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों बहु कोशिका में आता है, मल्टी सेलुलर में आता है। लेकिन अगर बात करें कि हमारा जो सेल का जो आकार है वो गोलाकार है और पादप में जो आकार रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आयताकार रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हमारे अंदर कौन से कोशिकांग होते हैं जो स्पेशल हैं और पादप में कौन से कोशिकांग हैं जो स्पेशल रहेंगे। तो हम लोगों ने याद किया था कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है, रिक्तिका होती है और लवक होते हैं। अगर बात किया जाए हमारे के अंदर की बात करें तो हमारे अंदर क्या रहेगा, हमारे अंदर जो रहेगा सेंट्रोसोम रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा लाइसोम रहेगा, जो केवल और केवल किस में रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने याद किया कि एक रचना होती है जो इस प्रकार का अस्थि पंजर का निर्माण करेगी, जो भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगी, जिसका नाम रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। इसका जो खोज रहेगा किसने करा, फुलमैन, पोर्टर और क्लाउडनेस की खोज करी थी। इसका जो टाइप रहेगा, दो टाइप रहेगा, एक चिकना रहेगा, स्मूथ रहेगा और एक रफ रहेगा। चिकने में राइबोसोम नहीं होगा लेकिन खुरदुरे में राइबोसोम होगा। आगे बात करें राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की जो खोज करी थी, राइबोसोम की खोज करी किसने करी, पेलाडे ने खोज करी। राइबोसोम का काम रहेगा प्रोटीन का संश्लेषण रहेगा। ये कभी कभी गुच्छों के रूप में होता है इसीलिए इसका नाम है पॉलीराइबोसोम रहेगा। ठीक है, दो प्रकार का रहता है, 70S रहेगा, 80S रहेगा। 80S जो रहेगा वो हमारे अंदर रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में रहेगा, लेकिन 70S जो रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा, जैसे कि बात करें जीवाणु। और इसमें अपवाद जो रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और रहेगा क्लोरोफिल। उम्मीद करता हूँ जितना भी पढ़ाया होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रिवीजन भी उतना ही करवाता हूँ आपको। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो सेकेंड टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे आपके जो वीडियो रहेंगे वो ऐसे रेगुलर बने रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।